फिल्म की शुरुआत 1981 में सैन फ्रांसिस्को से होती है। इस फिल्म का मुख्य किरदार क्रिस गार्डनर है। क्रिस गार्डनर एक मेहनती और संघर्षशील आदमी है। क्रिस का काम है मेडिकल मशीनें बेचना ताकि वह और उसका परिवार अपना गुजारा कर सके। रोज सुबह वह अपने छोटे बेटे क्रिस्टोफर को द केयर सेंटर छोड़ता है। इसके बाद वह शहर के अलग अलग अस्पतालों में जाकर देखता है कि क्या कोई उसकी मशीन खरीद सकता है। लेकिन समस्या यह है कि क्रिस को हर महीने कम से कम एक मशीन बेचना जरूरी है, मगर ज्यादातर अस्पताल उसकी मशीन को महंगी और बेकार समझते हैं, इसलिए बेच पाना आसान नहीं होता। घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इस वजह से क्रिस अपनी पत्नी लिंडा से कहता है कि वह बेटे को डेकेयर से ले आए, जबकि लिंडा पहले से ही डबल शिफ्ट में काम कर रही होती है। एक रात जब तीनों साथ में रात का खाना खा रहे होते हैं, क्रिस की नजर एक रूबिक क्यूब पर पड़ती है, जो उस समय का नया और बेहद लोकप्रिय खिलौना था। लिंडा क्रिस से पूछती है, तुमने टैक्स भर दिया है क्या? क्रिस बताता है कि उसने अभी सिर्फ एक्सटेंशन फाइल किया है। ये सुनकर लिंडा और ज्यादा तनाव में आ जाती है। लिंडा के काम पर जाने के बाद क्रिस अकेले बैठकर रूबिक क्यूब को हल करने लगता है और उसे यह काम काफी आसान लगने लगता है। क्रिस धीरे धीरे सोचने लगा है कि अगर साधारण खेल इतना आसान है तो शायद वह अपने जीवन की मुश्किलों को भी हल कर सका है। अगले दिन जब क्रिस सड़क पर चल रहा होता है, उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसके पास महंगी कार है और जो अपने जीवन में बेहद खुश और संतुष्ट दिखाई देता है। क्रिस उत्सुक होकर उससे पूछता है, आप क्या काम करते हैं? वह आदमी बताता है कि वह स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस कहता है, इस काम के लिए तो ज्यादा पढ़ाई और उच्च शिक्षा की जरूरत होगी। लेकिन वह आदमी मुस्कुराकर जवाब देता है, इस काम के लिए ज्यादा पढ़ाई की नहीं, बल्कि गणित और लोगों से बात करने की कला की जरूरत होती है। इस छोटी सी बातचीत के बाद क्रिस के दिमाग में कई सवाल उठते हैं। वह सोचता है कि उसके आसपास के लोग इतने खुश क्यों हैं और वह खुद ऐसा क्यों नहीं बन सकता। अगली सुबह क्रिस अपनी पत्नी लिंडा से कहता है कि आज वह बहुत जल्दी घर लौटेगा, क्योंकि वह स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए आवेदन करने जा रहा है। लिंडा को यह बात थोड़ी मजाकिया लगती, लेकिन क्रिस को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोनों के बीच हल्की बहस शुरू हो जाती है। लिंडा उसे याद दिलाती है कि उन पर अभी भी 2 महीने का किराया बाकी है और घर की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। इसके बाद क्रिस अपने जीवन में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में आवेदन देने चला जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले वह अपना मेडिकल उपकरण एक स्ट्रीट परफॉर्मर को दे देता है, क्योंकि वह इसे अंदर लेकर नहीं जाना चाहता। बाद में क्रिस खुद इसे अपनी जिंदगी की सबसे बेवकूफी भरी गलती कहता है। उस समय उसे लगता है कि अगर वह थोड़ी सावधानी बरता तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। जब वह अंदर जाकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है, तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है। वहाँ वही स्ट्रीट परफॉर्मर है जो उसका महत्वपूर्ण उपकरण लेकर भाग रहा है। क्रिस को यह देखकर बहुत गुस्सा और डर लगता है। उसे तुरंत अपना आवेदन पत्र वहीं छोड़कर जल्दी से बाहर दौड़ना पड़ता है ताकि वह अपना उपकरण रोक सके और कोई नुकसान न हो। अगले दिन क्रिस अपनी पत्नी लिंडा से वादा करता है कि अब वह यह मेडिकल उपकरण बेच देगा ताकि उसे दोबारा कभी न देखना पड़े और उसकी जिंदगी आसान हो जाए। इसके बाद क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को डे केयर सेंटर छोड़ने जाता है। वहाँ वह अपने बेटे से प्यार और समझदारी से कहता है, खुशी शब्द में कोई क्यों नहीं होता। लेकिन जब वह आसपास देखता है तो डे केयर सेंटर की दीवारों पर कुछ और लिखा हुआ दिखता है, जो क्रिस को थोड़ी अजीब और खटकती लगती है। फिर क्रिस अपने बेटे को अपना निकनेम बताता है, 10 गैलन हेड, क्योंकि वह टेक्सास से है जहाँ लोग बड़ी बड़ी काउबॉय टोपी पहनते हैं। क्रिस अपने बेटे को यह बताते हुए थोड़ी हंसी और गर्मजोशी दिखाता है ताकि बेटा भी समझ सके कि हर इंसान की अलग पहचान और कहानी होती है। इसके बाद क्रिस अपने पास भरा हुआ आवेदन पत्र लेकर डीन विटर रेनॉल्ड्स नाम की कंपनी जाता है। वह सीधे वहाँ के रिसोर्स हेड जे ट्विसल को अपना आवेदन देता है। हालांकि उनकी बातचीत बहुत छोटी होती है क्योंकि जे कहीं जल्दी में होते हैं। क्रिस अपने आवेदन को जमा करने के बाद सड़क पर चलता है और वहाँ उसे वही महिला स्ट्रीट परफॉर्मर अपने साथी के साथ उसका चोरी किया हुआ उपकरण ले जाते हुए दिखती है। क्रिस को यह देखकर गुस्सा आता है। वह उनका पीछा करता है और जोर देकर कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत इस उपकरण में लगाई है। तुम्हारे लिए यह शायद छोटी चीज हो, लेकिन मेरे लिए एक उपकरण खोना एक पूरे महीने के खाने के बराबर है। काफी देर पीछा करने के बाद आखिरकार क्रिस अपना उपकरण वापस पा लेता है, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। अब उसके पास 2 उपकरण हो गए हैं जो उसके पहले किए गए वादे के बिल्कुल उलट हैं कि वह इनसे छुटकारा पा लेगा। उसी दिन बाद में क्रिस की पत्नी लिंडा उन दोनों उपकरणों को देख लेती है और वह बहुत निराश हो जाती है। फिर क्रिस अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर बास्केटबॉल गिफ्ट देता है। इसके बाद वह लिंडा से पहले हुई घटना के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन लिंडा उस समय अपनी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। अगले सीन में क्रिस फिर से जे से मिलता है। जब जे टैक्सी बुला रहे होते हैं, क्रिस उन्हें याद दिलाता है कि उसने 1 महीने पहले आवेदन जमा किया था, लेकिन जे बताते हैं कि उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना है। क्रिस इस पल को एक अवसर समझता है। वह जे से कहता है कि वह भी उसी जगह जा रहा है जहां जे जा रहे हैं। इस वजह से दोनों एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी के अंदर जे रूबिक क्यूब हल करने में मग्न होते हैं, जबकि क्रिस अपने कौशल और व्यक्तित्व के बारे में बातें करता रहता है। क्रिस यह देकर कहता है, मैं यह क्यूब हल करके
दिखा सकता हूँ। ये सुनकर जे को यकीन ही नहीं होता, लेकिन टैक्सी से उतरने से ठीक पहले क्रिस रूबिक क्यूब पूरा कर देता है। जे इस चीज से काफी प्रभावित हो जाता है। फिर भी जे टैक्सी से उतरकर क्रिस को वहीं छोड़ देते हैं, जिसका मतलब होता है कि टैक्सी का पूरा किराया अब क्रिस को ही देना पड़ेगा। एक ट्रैफिक लाइट पर टैक्सी रुकती है और क्रिस मौका देखकर बाहर भाग निकलता है। काफी कोशिश के बाद वह ट्रेन पकड़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जल्दबाजी में क्रिस अपना महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरण वहीं छोड़ देता है। ट्रेन का दरवाजा उसके हाथ पर जोर से बंद हो जाता है और क्रिस थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह कुशलता से ट्रेन में चढ़ जाता है। उसी दिन क्रिस अपनी पत्नी लिंडा को फोन करता है और समय पर न पहुंच पाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन अपनी शिफ्ट छूट जाने के कारण गुस्से में लिंडा क्रिस को बताती है कि वह और क्रिस्टोफर उसे छोड़कर जा रहे हैं। जब क्रिस घर पहुंचता है तो उसे यह देखकर धक्का लगता है कि उसकी पत्नी और बेटा दोनों गायब हैं। तभी क्रिस के पास जे का फोन आता है। जे उसे अपनी सेक्रेटरी का नंबर लिखने को कहते हैं ताकि वे अगले दिन संपर्क कर सके, लेकिन आसपास न कलम थी और न कागज, इसलिए क्रिस को पूरा नंबर याद रखना पड़ता है। फिर वह पास की दुकान में जाकर संख्या कागज पर लिख लेता है। अगले दिन क्रिस की मुलाकात लिंडा से होती है, जो अभी अभी अपने बेटे क्रिस्टोफर को डे केयर सेंटर छोड़कर आई होती है। लिंडा कहती है कि वह अब इस जिंदगी में खुश नहीं है। क्रिस उसे सम्मान और प्यार के साथ जाने देता है, लेकिन साफ कर देता है कि वह उनका बेटा अपने साथ नहीं ले जा सकी। बाद में उसी दिन क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को घर ले आता है। उस रात जब मकान मालिक किराया मांगने आता है, क्रिस उससे विनती करता है कि उसे थोड़ा अधिक समय दिया जाए ताकि वह किराया चुका सके। मकान मालिक सहमति दे देते हैं और 10 दिन और रहने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन एक शर्त होती है, क्रिस को अपना कमरा खुद पेंट करना होगा। अगले दिन क्रिस दीवारों पर सफेद रंग कर रहा होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही वह 2 पुलिस कर्मियों को देखता है। पुलिस वाले क्रिस से कहते हैं कि उसे थाने चलना होगा। थाने में क्रिस पार्किंग टिकट का जुर्माना भर देता है, लेकिन पुलिस उसे बताती है कि इसकी पुष्टि अगले दिन सुबह होगी, 9:30 पर होगी। क्रिस के पास लिंडा को फोन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। उसे यह करना पड़ता है ताकि वह उनके जाने के दौरान अपने बेटे क्रिस्टोफर का ध्यान रख सके। क्रिस लिंडा को फोन करता है और अपनी स्थिति समझाता है। लिंडा मान जाती है, लेकिन वह यह शर्त रखती है कि क्रिस अपने बेटे को थोड़ी देर बाद ही लौट आएगा। इस वजह से क्रिस को पूरी रात थाने में ही रुकना पड़ता है। रात लंबी और कठिन होती है, लेकिन क्रिस अपने बेटे के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार है। अगली सुबह क्रिस सीधे डीन विटर के कार्यालय में इंटरव्यू देने के लिए भागा है। कपड़े बदलने का समय न मिलने के कारण वह कल वाले उसी साधारण कपड़ों में ही इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। जब क्रिस वहां पहुंचता है तो इंटरव्यू पैनल के सदस्य उसे देखकर थोड़े निराश और चौंके हुए लगते हैं, लेकिन क्रिस बिना किसी झिझक के सच बोल देता है कि कल उसे पार्किंग का जुर्माना न भरने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता है, पैनल के हेड क्रिस से अधिक प्रभावित नहीं दिखते, लेकिन अंत में क्रिस अपनी हास्यपूर्ण और स्मार्ट बातें करके पूरे पैनल को हंसा देता है। इंटरव्यू के बाद जे क्रिस को बधाई देता है और कहता है कि उसने बिना औपचारिक कपड़े पहने हुए भी इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया। हालांकि क्रिस जे से कहता है कि वह अभी नौकरी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यह एक इंटर्नशिप है जिसमें उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन जे क्रिस को आगे बढ़ने और कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंटरव्यू के बाद क्रिस सीधे अपने घर लौटा है और अपनी पत्नी और बेटे के लौटने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद लिंडा क्रिस्टोफर के साथ घर लौट आती है। उस रात जब क्रिस्टोफर सो रहा होता है, लिंडा क्रिस को बताती है कि वह न्यूयॉर्क जा रही है। एक वेट्रेस के रूप में काम करने के लिए क्रिस इस बात के लिए सहमति देता है, लेकिन एक शर्त रहता है, उनका बेटा उसी के साथ रहेगा। लिंडा को भरोसा होता है कि क्रिस उनके बेटे की अच्छी तरह देखभाल कर सका है। क्रिस भी अपने बेटे की खुशी और सुरक्षा के लिए तैयार है, इसलिए लिंडा अपने भावनाओं को रोक न पाते हुए रोते रोते क्रिस और अपने बेटे क्रिस्टोफर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। क्रिस और क्रिस्टोफर थोड़े उदास होते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। अगले दिन पिता और बेटा क्रिस के एक दोस्त की मदद लेकर पास के एक छोटे मोटल में रहने चले जाते हैं। मोटल का कमरा छोटा और साधारण होता है, लेकिन उन्हें अभी के लिए यही ठीक लगता है, क्योंकि यह शनिवार होता है। क्रिस अपने बेटे को बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाता है। बॉल फेंकते हुए क्रिस्टोफर अपने पिता से कहता है कि वह एक दिन प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता है, लेकिन क्रिस अनजाने में अपने बेटे से कह देता है, शायद तुम्हें यह मौका न मिले, इसलिए ऐसे सपनों के बारे में सोचना बंद कर दो। यह सुनकर क्रिस देता है कि क्रिस्टोफर का चेहरा और रवैया बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत बेटे को समझाता है। क्रिस कहता है, तुम कभी किसी को यह मत कहने देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी नहीं। इसके बाद पिता और बेटा एक अस्पताल जाते हैं ताकि क्रिस अपना मेडिकल उपकरण बेच सके। इस बार अस्पताल उनका उपकरण खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह पिता पुत्र को कम से कम गुजारा करने के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं। अगले दिन क्रिस अपनी इंटर्नशिप शुरू करता है ताकि वह व्यापार और नौकरी के तरीके सीख सके। दोपहर के लंच ब्रेक के दौरान क्रिस सड़क पर चलते हुए मिस्टर फ्रॉम से मिलता है और उन्हें नमस्कार करता
है, लेकिन तभी उसकी नजर उस मेडिकल उपकरण पर पड़ती है जो उसने पहले टैक्सी से भागते समय वहीं छोड़ दिया था। क्रिस को समझ आता है कि यदि वह इसे समय रहते पकड़ लेता तो उसका काम और जीवन थोड़े आसान हो सकते थे। क्रिस उस मेडिकल उपकरण को ले जा रहे आदमी का पीछा करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। रास्ते में अचानक एक कार उसके रास्ते में आ जाती है और उससे टकरा जाती है। क्रिस गिर जाता है और थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह जल्दी खड़ा हो जाता है। उसे यह भी एहसास होता है कि उसका एक जूता रास्ते में खो गया है, लेकिन इसके बावजूद क्रिस बिना जूते पहने ही अपनी इंटर्नशिप वाले कार्यक्रम में लौट आता है। यह क्रिस के साहस और हिम्मत को दिखाता है कि कठिन हालात में भी वह हार नहीं मानता। इसके बाद फिल्म में कई छोटे छोटे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ क्रिस लगातार इधर उधर भागता रहता है, लोगों से बात करता है, कुछ बेचने या ऑर्डर करने की कोशिश करता रहता है। वह इतना व्यस्त और उत्साहित है कि अपने गालों पर लोगों के नाम भी लिख लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। तभी क्रिस एक बड़ा फैसला करता है। वह सोचता है कि सीधे कंपनी के सीईओ से मिलकर ही शायद कुछ सही हो सके। किस्मत से उसे सच में सीईओ से मिलने का मौका मिल जाता है। क्रिस बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर भागता है, उसका इंटर्नशिप बॉस मिस्टर फ्रेकेश उसे अपनी कार कहीं पार करने को कह देते हैं। इस वजह से क्रिस वह जरूरी मीटिंग मिस कर देता है। क्रिस थोड़ा निराश होता है, लेकिन हार नहीं मानता। उस रात ये छोटे से भोजनालय में खाना खाते समय क्रिस अपने बेटे से कहता है कि वह अगले दिन उसकी कुछ मदद करे। शुरू में क्रिस्टोफर मना कर देता है, लेकिन क्रिस उसे मना लेता है जब वह कहता है कि शायद वे अगले दिन फुटबॉल मैच देखने भी जा सकते हैं। इस तरह क्रिस और उसका बेटा धीरे धीरे एक दूसरे के साथ समय बिताने और सीखने की कोशिश करते हैं। यह सीन दिखाता है कि कभी कभी थोड़ी रचनात्मक सोच और धैर्य से भी बड़े परिणाम मिल सके हैं। अगली सुबह क्रिस जल्दी उठा है और उस सीईओ के घर जाता है जिससे उसने पहले फोन पर बात की थी। मिस्टर रिबन क्रिस उन्हें कल के मौके के लिए धन्यवाद देता है, भले ही वह उस मीटिंग में समय पर नहीं पहुंच पाया हो। क्रिस उन्हें बताता है कि वह अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ फुटबॉल मैच देखने जा रहा है। मिस्टर रिबन अपने दयालु और समझदार स्वभाव के चलते पिता पुत्र दोनों को अपने साथ आने का न्योता दे देते हैं। क्रिस यह अवसर देता है और इसे एक बड़ा मौका मानता है। वह और क्रिस्टोफर खुशी खुशी मिस्टर रिबन और उनके बेटे के साथ मैच देखने के लिए निकल जाते हैं। मैच के दौरान मिस्टर रिबन साफ साफ कह देते हैं कि भले ही उन्हें क्रिस का स्वभाव और मेहनत पसंद है, लेकिन उनकी कंपनी में उसकी नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना लगभग नहीं है। हालांकि इसका एक बड़ा फायदा यह होता है कि क्रिस को वहां मौजूद मिस्टर रिबन और उनके कई बिजनेसमैन दोस्तों से बात करने और नेटवर्क बनाने का मौका मिल जाता है। क्रिस यह समझता है कि कभी कभी सीधी नौकरी न मिलने के बावजूद कनेक्शन और अनुभव बहुत काम आते हैं। सब कुछ धीरे धीरे ठीक चलता हुआ लग रहा था, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। IRS क्रिस के बैंक खाते से उसके बकाया टैक्स के नाम पर पैसे निकाल लेता है। इस घटना के बाद क्रिस पूरी तरह कंगाल हो जाता है। कुछ पैसे जुटाने के लिए क्रिस अपने एक दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन उसका दोस्त सोचता है कि पैसे पहले ही चुका दिए गए हैं। उसका दोस्त क्रिस और उसके बेटे को सीधे मोटल में ले जाता है। क्रिस को यह बात बहुत बुरी और परेशान करने वाली लगती है। वह अपने दोस्त से जोर जबरदस्ती करता है, लेकिन उसका दोस्त दरवाजा बंद कर देता है। इस तरह क्रिस और क्रिस्टोफर के लिए स्थिति और भी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बाद में उसी दिन क्रिस को वह मेडिकल डिवाइस मिल जाता है जिसे वह पहले कहीं छोड़ आया था। क्रिस और उसका बेटा क्रिस्टोफर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। पिता पुत्र तुरंत उस डिवाइस को बेचने के लिए इधर उधर निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि डिवाइस खराब हो गया है। हालांकि अस्पताल इसे खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन मरम्मत की वजह से क्रिस और भी परेशान हो जाता है। उस रात जब वे मोटल लौटे हैं तो देखते हैं कि उनका सारा सामान कमरे के बाहर रखा हुआ है। क्रिस जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ ताला बदल दिया गया होता है। अब उनके पास कोई सुरक्षित जगह या विकल्प नहीं बचा। थकान और निराशा के बावजूद क्रिस और उसका बेटा फिर से चल पड़ते हैं। वे एक रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ क्रिस्टोफर देखता है कि उसके पिता के हाथ में जो डिवाइस है वह सिर्फ एक साधारण उपकरण लगा है, कोई टाइम मशीन नहीं। तभी क्रिस अपने बेटे से कहता है ये सच में टाइम मशीन है। क्रिस बटन दबाता है और डिवाइस के जरिए उन्हें डायनासोर के जमाने में ले जाने का नाटक करता है। क्रिस्टोफर इस कल्पना में पूरी तरह खो जाता है। वह खुशी खुशी हंसता और चहता है। क्रिस भी अपने बेटे की खुशी देकर थोड़ा सुखी और राहत महसूस करता है। यह सीन दिखाता है कि भले ही जीवन में मुश्किलें हों, थोड़ी रचनात्मकता और खेल से बच्चों को खुश किया जा सकता है और पिता पुत्र का संबंध और मजबूत हो सकता है। इसके बाद पिता और बेटा स्टेशन के बाथरूम में चले जाते हैं और वहीं रात बिताते हैं। जब क्रिस्टोफर सो जाता है तभी क्रिस चुपचाप बैठकर अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे और मुश्किल पल में रो पड़ता है। वह सोचता है कि कैसे एक ही समय में सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है और उसकी सारी मेहनत और सपने मुश्किल में फंस गए। अगले सीन में क्रिस और उसका बेटा एक बेघर आश्रय की ओर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि उस आश्रय में सिर्फ महिलाओं
महिलाओं और बच्चों को ही जगह दी जाती है। इसके बाद वे दूसरी तरफ एक और बेघर आश्रय की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें लगभग अंदर जाने से रोका जाता है क्योंकि सभी कमरे पहले से पूरा भरे हुए होते हैं। लेकिन किस्मत फिर साथ देती है। जब सुरक्षा कर्मी को पता चलता है कि उनके आगे खड़ा आदमी लाइन में धोखा दे रहा था, तब पिता पुत्र को आखिरकार एक खाली कमरा मिल जाता है। बेघर आश्रय के अंदर क्रिस तुरंत अपने मेडिकल डिवाइस को ठीक करने में लग जाता है। वह जानता है कि अगर इसे समय पर सही किया गया तो शायद इसे बेचकर कुछ पैसे जुटाए जा सकते हैं। अगले सीन में क्रिस बताता है कि अब वह ग्राहकों से बातचीत जल्दी और साफ तरीके से करना सीख गया है, क्योंकि बेघर आश्रय में उसे और उसके बेटे को जल्दी लाइन में लगना और काम न छूटे ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद सारे सीन का ध्यान फिर क्रिस और उसके बेटे पर जाता है। उनकी जिंदगी के ये कठिन पल उनके संबंध और मेहनत की कहानी को और गहराई देते हैं। पिता और बेटा अब बेघर आश्रय में हैं। वे वहाँ एक प्रार्थना सभा में भी भाग लेते हैं, जहाँ सब लोग अपनी परेशानियां और उम्मीदों के बारे में बात करते हैं। साथ ही क्रिस अपने कल की इंटर्नशिप परीक्षा की तैयारी में भी लग जाता है। वह पूरे मन से अभ्यास करता ताकि कल का दिन उसके लिए सफल साबित हो। अगले दिन क्रिस इसी तरह अपनी इंटर्नशिप परीक्षा जल्दी और सही ढंग से पूरा कर लेता है। बाहर जाते समय मिस्टर फ्रोम, जो अभी अभी टैक्सी से उतरे होते हैं, क्रिस से थोड़े पैसे उधार मांगते हैं। क्रिस के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन वह $5 उधार दे देता है क्योंकि वह जानता है कि जरूरतमंद की मदद करना जरूरी है। पैसे कमाने के लिए क्रिस रक्तदान करता है। फिर वह उसी पैसे से उस डिवाइस का एक हिस्सा खरीदता है जिसे वह अब ठीक कर रहा होता है। यह हिस्सा डिवाइस को पूरी तरह से काम करने लायक बनाने के लिए जरूरी था। बेघर आश्रय में क्रिस्टोफर धीरे से पूछता है, पापा क्या फ्लिंडा ने हमें छोड़ दिया? क्रिस उसे भरोसा दिलाता है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है और वे दोनों साथ हैं और रहेंगे। क्रिस्टोफर अपने पिता की ओर देखकर कहता है, पापा आप वास्तव में एक अच्छे पिता है। इस बात से क्रिस को बहुत प्रेरणा मिलती है। उसी प्रेरणा से वह अंततः डिवाइस को सफलता पूर्वक ठीक कर देता है। अगले दिन क्रिस और उसका बेटा उस डिवाइस को बेचने में सफल हो जाते हैं। इससे उन्हें होटल में रात बिताने के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाते हैं। अब उन्हें थोड़ी राहत और सुरक्षा महसूस होती है। इसके बाद पिता और पुत्र शहर की कठिनाइयों और तनाव से दूर समुद्र तट की ओर चले जाते हैं। वे वहाँ थोड़ी देर के लिए शांति और सुकून महसूस करते हैं। थोड़ी देर बालू पर खेलते हैं और आपस में बातें करते हैं। अगले सीन में बाथरूम के अंदर जे क्रिस को उसके अंतिम दिन के लिए बधाई देता है। वह कहता है कि क्रिस ने अपने कई ग्राहकों को हासिल करके काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्रिस इस बधाई से थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर सफलता और संतोष की झलक साफ दिखाई देती है। इसके बाद क्रिस को मिस्टर फ्रैकेश का फोन आता है। वे क्रिस को सीधे मिस्टर फ्रोम के पास ले जाते हैं। मिस्टर फ्रोम देखते हैं कि क्रिस ने नई शर्ट पहन रखी है। क्रिस उन्हें बताता है कि यह शर्ट इसलिए है क्योंकि आज उसका इंटर्नशिप का आखिरी दिन है और वह सबसे अच्छा दिखना चाहता था। मिस्टर फ्रोम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, काश यह शर्ट मैं कल भी पहन पाता। फिर वे खुशखबरी देते हैं कि क्रिस को अब पूर्णकालिक नौकरी मिल गई है। यह सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह पूरे पैनल का दिल से धन्यवाद करता है। मिस्टर फ्रोम उसे उधार दिए गए $5 भी वापस कर देते हैं। इसके बाद क्रिस इमारत से बाहर निकलता है और कहता है, अब मैं अपने जीवन के इस हिस्से को खुशी कहूंगा। वह सीधे अपने बेटे क्रिस्टोफर के पास द केयर सेंटर जाता है, उसे गले लगाता है और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि क्रिस धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से अपनी निजी निवेश फर्म स्थापित करने में सफल हो जाता है। फिल्म का अंत होता है क्रिस और उसके बेटे के साथ, जो कहीं बाहर जा रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं और मजाक कर रहे होते हैं। तभी असली क्रिस गार्डनर उनके पास से गुजरते हैं, जो दर्शकों को यह याद दिलाता है कि यह कहानी सच पर आधारित है। कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि क्रिस ने करोड़ों डॉलर का सौदा पक्का कर लिया है और उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।